नमस्कार दोस्तों, मैं कल्पेन शर्मा अपने यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज पर आपका स्वागत करता हूं। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान का ये सेकंड वीडियो है। इससे पहले वाला पार्ट आपको देखना चाहिए। उसमें हमने जो एक्ट थे उनके बारे में बात की थी, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। फिर इसके बाद एक चार्टर एक्ट आया था। फिर उसके पहले पिट्स इंडिया एक्ट की बात की थी। इससे पहले हम 2-3 एक्टों की बात कर चुके हैं। तो उसी के आगे का ये वीडियो है। तो इसको देखने से पहले आपको वो पहले वाला वीडियो देखना चाहिए। चलिए आज हम इस पर चर्चा करते हैं। चार्टर एक्ट जो है, ये चार्टर एक्ट जो है वो 1833 का चार्टर एक्ट है। 1833 में जो एक्ट आया था वो 1833 का जो एक्ट था वो 1833 में चार्टर एक्ट के नाम से जाना गया है। तो इस एक्ट में कुछ विशेषताओं की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस एक्ट में जो कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया था। कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार हुआ करता था उसको 1833 के एक्ट के अंतर्गत इसको ख़त्म कर दिया गया था, मतलब समाप्त कर दिया गया था। अब इसमें कंपनी जो है वो ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत पर शासन करेगी। कहने का अभिप्राय ये है कि 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें जो कंपनी का व्यापारिक अधिकार था, मतलब जितने भी व्यापारिक अधिकार थे कंपनी की, वो सारे समाप्त कर दिए गए थे। अब केवल और केवल कंपनी क्या करेगी, ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत पर शासन करेगी। तो ये पहली विशेषता के रूप में इस एक्ट के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया था। फिर आगे हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इसमें आगे जो विशेषता है वो जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो वॉरेन हेस्टिंग था। क्योंकि बंगाल का गवर्नर सन 1773 एक्ट के अंतर्गत उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। अब 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था उस एक्ट के अंतर्गत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था अब उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। तो इस प्रकार सीधी सी बात ये आती है कि जो बंगाल का अंतिम एवं भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल जो होगा वो विलियम बेंटिंग होगा। देखो, बंगाल का गवर्नर या बंगाल का गवर्नर जनरल जो था वो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो था आपका वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल का गवर्नर जनरल जो था वो वॉरेन हेस्टिंग था। फिर इसके बाद 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। अब भारत का गवर्नर जनरल जो था वो कौन था, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। फिर इसके आगे अगर हम चर्चा करें थोड़ी, तो इसमें एक आ गया था जो गवर्नर जनरल, जैसे मतलब जो गवर्नर जनरल कानून बनाते थे उसके लिए परिषद की सलाह का गठन किया गया। मतलब गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें एक चौथा सदस्य और शामिल किया गया। चौथे सदस्य को विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। जो गवर्नर जनरल जो कानून बनाता था उसकी जो परिषद की सलाह परिषद थी उसमें एक चौथे सदस्य की नियुक्ति की गई। उस सदस्य को विधि सदस्य के रूप में जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विधि सदस्य जो नियुक्त हुआ था वो कौन से एक्ट के अंतर्गत नियुक्त हुआ था। तो वो विधि सदस्य जो नियुक्त हुआ था वो 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था उसके अंतर्गत नियुक्त हुआ था। इसके आगे अगर हम बात करते हैं तो मुंबई, चेन्नई के जो अधिकार थे, मतलब कानून बनाने के जो अधिकार थे उनको समाप्त कर दिया गया था। अब जो कानून बनाया गया, जो विधि बनाएगी वो गवर्नर जनरल और उसकी जो परिषद बनाएगी उसमें 4 सदस्यीय परिषद थी वो बनाएगी कंपूर्ण। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं धारा 88 के अंतर्गत, धारा 88 के अंतर्गत कंपनी में किसी पद के लिए, मतलब किसी भी पद के लिए जो जाति है, धर्म है, लिंग है, इसके आधार पर मतलब कोई मतभेद नहीं किया जाएगा, मतलब उसको अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। पहले क्या होता था, इससे पहले कि जैसे जाति, धर्म और लिंग के आधार पर उनको अयोग्य ठहरा दिया जाता था। इसलिए इस चार्टर एक्ट में ये मतलब जो विडंबना थी इसको समाप्त कर दिया गया चार्टर एक्ट के अंतर्गत। फिर आगे अगर हम थोड़ी बात करते हैं तो इसमें आगे जो पार्ट दिया गया है भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया। जो भारतीय कानून थे उनका वर्गीकरण कर दिया गया तथा कार्य करने के लिए, मतलब भारतीय चार्टर एक्ट 1833 में जो भारतीय कानून थे उनका वर्गीकरण कर दिया गया। अब वर्गीकरण करने के साथ साथ जो इनके कार्य करने की जो कार्य इनके होंगे,
कार्य जो होंगे वो कौन करेगा, कार्य करने के लिए एक विधि आयोग की स्थापना की गई और विधि आयोग का जो अध्यक्ष बनाया गया था वो लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था। और हमने आपको बताया था कि जो केंद्रीकृत प्रशासन की नींव डाली गई थी वो कब डाली गई थी, वो 1773 एक्ट के अंतर्गत डाली गई थी और ये कब तक चला, 1833 तक चला, क्योंकि 1833 का जो चार्टर एक्ट था वो अंतिम केंद्रीकृत प्रशासनिक एक्ट था। ये केवल मतलब अंतिम केंद्रीकृत था। पहला जो स्टार्टिंग केंद्रीकृत की गई थी, सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट की जो शुरुआत की गई थी वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में की गई थी। अब बात करते हैं आगे जो एक्ट आता है वो हमारा आता है 1853 का चार्टर एक्ट। अब ये 1853 का चार्टर एक्ट आता है तो इसमें क्या किया गया था, विकेंद्रीकरण। मतलब इससे पहले जो केंद्रीय प्रशासन की नींव डाली गई थी, इस एक्ट के अंतर्गत जो विकेंद्रीकरण है इसमें मतलब सेंट्रलाइज्ड को नहीं फोकस किया गया था, उसकी नींव डाली गई, मतलब विकेंद्रीकरण प्रशासन की नींव डाली गई। फिर इसके बाद क्या हुआ था, परिषद में विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। मतलब जो 1853 का चार्टर एक्ट आया था उसके अंतर्गत जो विधायी कार्य थे और जो प्रशासनिक कार्य थे उनको अलग अलग कर दिया गया था। और इस कार्य के लिए मतलब जब ये कार्य दोनों अलग कर लिए गए तो इस कार्य के लिए नए पार्षदों का गठन किया गया था जो मतलब मनोनीत किए जाते थे, जो ब्रिटिश संसद के द्वारा, मतलब ब्रिटिशों के द्वारा ये जो पार्षद थे इन्हीं को हम पार्षद कहते थे, जो 6 सदस्य शामिल किए गए थे, इन सदस्यों को मनोनीत किया जाता था। फिर इसके बाद आगे अगर हम चर्चा करें तो कंपनी के उच्च पदों की जो नियुक्ति है, 1853 का जो चार्टर एक्ट था उस एक्ट के अंतर्गत जो कंपनी में उच्च पदों की भर्ती होती थी वो अब किसके आधार पर होगी, प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर होगी। तो ये प्रावधान मतलब ये जो कुछ मुख्य बातें थी, कुछ मुख्य विशेषताएं थी वो 1853 के चार्टर एक्ट की थी, 1853 के चार्टर एक्ट की थी ये विशेषताएं। अब इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो 1858 का आप सभी लोगों को पता होगा कि जो मेरठ विद्रोह हुआ था, या मतलब 1857 की जो क्रांति स्टार्ट हुई थी वो 10 मई 1857 को मेरठ से ही प्रारंभ हुई थी। तो उस क्रांति के बाद क्या हुआ था कि एक भारत शासन अधिनियम आया था 1858 का। 1858 का भारत शासन अधिनियम आया था कि हमारी जो क्रांति थी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो था 1857 का 1857 का जो हुआ था उसके द्वारा मतलब बहुत ज़्यादा जनधन की हानि भी हुई थी और बहुत सारा मतलब संघर्ष भी हुआ था, बहुत ज़्यादा विद्रोह भी हुआ था। तो उसी के बाद इस युद्ध की समाप्ति के बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है। इस अधिनियम की अगर हम बात करते हैं तो इस अधिनियम को गुड गवर्नेंस एक्ट भी कहा जाता है। पहले विशेषता जो है इसकी है, इसको क्या कहा जाता है, इसको गुड गवर्नेंस के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके बाद क्या हुआ था, जैसे भारत का जो शासन था, अब भारत का शासन कंपनी से न होकर, पहले क्या था कि भारत पर जो शासन करेगी वो ब्रिटिश की ओर से कंपनी करती थी। अब ये जो शासन है वो कंपनी न करके अब ये जो शासन है, भारत का शासन जो है वो ब्रिटिश के हाथों में सौंप दिया गया। मतलब अब जो भारत का शासन करेगी अब वो कंपनी ना करके कौन करेगा, ब्रिटिश सरकार करेगी। फिर आगे अगर इसकी विशेषता की बात करते हैं तो आगे जो भारतीय मामले हैं, भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। मतलब अब इसको गुड गवर्नेंस एक्ट भी कहा गया। इसके द्वारा जो कंपनी शासन करती थी भारत पर उसको प्रतिबंधित कर दिया गया। अब शासन कौन करेगा, ब्रिटिश क्राउन करेगी। अगर शासन करेगी तो भारतीय जो मामले हैं उन पर किसका सीधा नियंत्रण हो जाएगा ब्रिटिश संसद का। मतलब अब जो सीधा नियंत्रण जो होगा वो ब्रिटिश संसद का नियंत्रण हो जाता है। फिर इसके बाद 1857 के बाद आपको पता होगा कि मुगल सम्राट, अंतिम मुगल सम्राट जो थे बहादुर शाह जफर थे, जिन्होंने मतलब दिल्ली में नेतृत्व किया था। दिल्ली में अगर पूछा जाता है कि दिल्ली में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था, मुगल सम्राट जो थे, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने किया था। तो इसके बाद ये इनकी मृत्यु हो गई थी रंगून में। सभी को पता होगा कि इनकी जो मृत्यु थी, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की जो मृत्यु थी वो 1857 में ही हो गई थी। क्या बोलते हैं, रंगून में इनकी मृत्यु हो गई थी, किनकी, बहादुर शाह जफर की। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो इस पद को समाप्त कर दिया गया था 1857 की युद्ध के बाद। 1857 की क्रांति के बाद जो बहादुर शाह जफर थे उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके बाद इस पद को समाप्त कर दिया था। मुगल सम्राट का जो पद हुआ करता था उसको समाप्त कर दिया जाता है। फिर इसी एक्ट के अंतर्गत भारत में एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की जाती है।
इस मंत्रिपरिषद की व्यवस्था के लिए इसमें 15 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। अब ये 15 जो सदस्य हैं, इनमें से 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार के होते थे और 7 सदस्य जो थे कंपनी के निर्देशक मंडल से इनका चुनाव किया जाता था इस एक्ट में, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं भारत के एक राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। भारत का एक राज्य सचिव नियुक्त किया गया, जिसका भारत पर संपूर्ण नियम नेतृत्व हुआ करता था, मतलब संपूर्ण अधिकार जो हुआ करता था वो भारत के राज्य सचिव का ही हुआ करता था। तो भारत के राज्य सचिव की जो नियुक्ति हुई थी वो 1857 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा हुई थी। फिर इसके बाद जो भारत का गवर्नर जनरल पद था, अब उसको वायसराय बोल दिया गया था। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, प्रथम वायसराय की अगर हम बात करते हैं, प्रथम वायसराय वो भी लॉर्ड कैनिंग था। इतना आज तक हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद जो 1861 का भारत परिषद अधिनियम होगा उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसमें बगल में जो घंटी होती है उसको ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि जो हम नए वीडियो अपलोड करते हैं वो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको उसको प्रेस करना पड़ेगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।